बीकॉम पार्ट फर्स्ट ये तक पेपर सेकंड बैंकिंग एंड फाइनेंस में अपन लगातार कई टॉपिक्स पे बात कर चुके हैं। आज जिस विषय को लेकर के हम बातचीत कर रहे हैं वो है स्टडी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक का अध्ययन। बैंक के बारे में खूब बातें अपन सुन चुके हैं, देख चुके हैं और पढ़ चुके हैं। आज हम जो बात करेंगे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में करेंगे, जिसको शॉर्ट में आरबीआई के नाम से जानते हैं, जो प्रधान बैंक के नाम से जाना जाता है। प्रधान बैंक का तात्पर्य कि बैंकों का जो बैंक है, प्रधान बैंक का तात्पर्य कि जो राष्ट्र की मौद्रिक नीति को तय करता है। प्रधान बैंक का तात्पर्य कि जो राष्ट्र की बैंकिंग अर्थव्यवस्था का संचालन करता है, संगठन करता है, नियम और कानून कायदे तय करता है। आज़ादी के पश्चात में एक विशेष प्रकार का अभियान चला कि विभिन्न प्रकार की बैंकिंग इंडस्ट्रीज को संचालित करने के लिए या चलाने के लिए हमें किसी ऐसे प्रधान बैंक की आवश्यकता है जो इन बैंकों को संचालित कर सके, इन बैंकों का संचालन कर सके। इस विचार को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने 1927 में, 1925 में और 1931 में अलग अलग प्रकार के प्रयत्न किए, समितियां बनाई। अलग अलग समितियों ने अपनी अपनी सिफारिश की, अलग अलग प्रकार के अपने अध्ययन किए, अलग अलग प्रकार की रिपोर्ट्स प्रस्तुत की। 1931 की जो भारत सरकार द्वारा बनाई गई एक समिति थी, जिसने कहा कि हमें इस तरह के एक शीर्ष संस्थान की आवश्यकता है जो बैंकिंग इंडस्ट्रीज को संचालित कर सके। तो हमने 1931 की समिति के अध्ययन के आधार पर 1935 में, यानी 1 अप्रैल 1935 में ऐसे बैंक की स्थापना की, जिसको आगे चल करके हमने आरबीआई के नाम से जाना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना, जिसको हम प्रधान बैंक के नाम से भी कह सकते हैं, जिसको हम मुख्य बैंक भी कह सकते हैं, जिसको आरबीआई के नाम से जाना गया। आरबीआई के बारे में जब स्थापना के बारे में चर्चा चली तो उसके कुछ मूलभूत उद्देश्य रखे गए, कुछ मूलभूत बातें जिसके बारे में तय की गई कि देश की जो मुद्रा व्यवस्था है उसको समुचित किया गया। देश की मुद्रा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार की होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, किस तरह से उसका संचालन होना चाहिए, किस तरह से उसका प्रसार होना चाहिए, किस प्रकार से वो छपनी चाहिए, किस प्रकार से उसकी वैल्यूएशन यानी मूल्यांकन का निर्धारण होना चाहिए। ये समुचित व्यवस्था करने के लिए एक ऐसा संस्थान होना चाहिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। सबसे पहला कार्य उसका कि देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको समुचित शाख का और मुद्रा का प्रबंध किया जा सके। दूसरी बात सबसे बड़ी ध्यान में आई कि सुव्यवस्थित और संतुलित विकास हो। मुद्रा अगर होगी तो हमारा जो डेवलपमेंट हो तो सुव्यवस्थित और संतुलित होगा। कहने का मतलब ये कि पहले स्टेट वाइज राष्ट्र बटा हुआ था और स्टेट वाइज राष्ट्र होने के कारण से अलग अलग जो स्टेट्स थे वो अपने अपने हिसाब से मुद्राओं का संचालन करते थे, जो अपने आप में असंतुलित व्यवस्था थी अपनी अर्थव्यवस्था की। तो उस अर्थव्यवस्था को संतुलित करने के लिए ये विचार आया कि संतुलित और तरीके से व्यवस्था बनाए रखने के लिए, समुचित विकास करने के लिए ये आवश्यक है कि किसी प्रकार की ऐसी संस्था की स्थापना हो जो राष्ट्र का समुचित और संतुलित विकास कर सके। ये बहुत आवश्यक था। फिर तीसरी जो बात आई दिमाग में वो ये है कि भारत का जो मुद्रा बाजार है उसके जो विभिन्न अंग हैं उन सब में सामंजस्य स्थापित होना चाहिए, वो संगठित बाजार होना चाहिए। बाजार के विभिन्न प्रकार के अंग, जैसे मार्केट है उसकी कैसी स्थिति है, बैंक्स हैं उनकी कैसी स्थिति है, आयात निर्यात की स्थिति कैसी है, हमारे यहाँ जो लोगों के खरीदने और बेचने की पोजीशन वो कैसी है। तो आपस में ऐसा सामंजस्य होना चाहिए किसी एक विशेष मुद्रा को लेकर के, किसी एक विशेष प्रकार की ऐसी पत्र मुद्रा को लेकर के जिसके आधार पे हम सामंजस्य स्थापित कर सकें और उस सामंजस्य के माध्यम से हम संगठित रूप से मुद्रा बाजार तैयार कर सकें। तो मुद्रा बाजार तैयार करने के लिए ऐसा एक विचार आया कि इस तरह की एक संस्था की स्थापना हो जो
हमारे मुद्रा का जो बाजार है, मार्केट है, उसको संगठितता या संतुलितता प्रदान करे। इसके साथ साथ कृषि शाख की व्यवस्था भी होनी चाहिए। कृषि जो एग्रीकल्चर है उसको व्यवस्थित करने के लिए एग्रीकल्चर क्रेडिट की बात होनी चाहिए, क्योंकि पहले हमारा राष्ट्र कृषि प्रधान होते हुए भी कृषि की स्थिति बहुत खराब थी, बड़ी दयनीय थी। और दयनीय और खराब स्थिति होने के कारण से हमारी कृषि उन्नत नहीं हो सकी, और उन्नत नहीं होने के कारण से हम प्रति व्यक्ति आय के बारे में जो आंकलन करते हैं वो हमारा कमज़ोर था। दूसरे राष्ट्रों की तुलना में हम गरीब थे, दूसरे राष्ट्रों की तुलना में हम अर्धविकसित थे। तो विकास की गति को प्रदान करने के लिए या कृषि को उन्नत बनाने के लिए ये आवश्यक था कि हमारे यहाँ इस तरह की कोई संस्था स्थापित हो। अगली एक विशेष बात यह है कि हमारे यहाँ आंतरिक और बाह्य मुद्रा जो है उसमें अंतर नहीं हो, वो एक समान हो। भारत के बाहर जो राष्ट्रों से लेन देन होता है, जिनके साथ हम व्यवसाय और व्यापार करते हैं, जिनके साथ हम आयात निर्यात करते हैं, उनमें समानता एकरूपता होनी चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में ये लगे कि भारत अपने आप में एक मजबूत मुद्रा बाजार और संगठित मुद्रा बाजार की स्थापना कर चुका है, तो लोगों का विश्वास इसमें जागृत हो। सार्वजनिक जो ऋण है उनको प्रदान करने के लिए संस्था की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम बजट तैयार करते हैं, हम योजना बनाते हैं, तो बजट जो तैयार किया जाता है उस बजट में अगर मान लीजिए आपके पास धन की कमी है सार्वजनिक स्थानों का विकास करने के लिए, तो उस धन की पूर्ति करने के लिए हमने ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की। अगर आवश्यकता पड़ी, अगर हमारी इनकम कम है, अगर हमें विकास करना है, तो हम घाटे की व्यवस्था भी चलाएंगे। कहने का मतलब ये है कि हम निर्माण कार्य करेंगे, हम आधारभूत ढांचा तैयार करेंगे, हम सभी सार्वजनिक स्थानों की, सार्वजनिक जगहों को विकसित करेंगे। तो इसके लिए सार्वजनिक शाख और ऋण की आवश्यकता भी पड़ती है हमें। फिर जितने भी वाणिज्यिक बैंक हैं, उन वाणिज्यिक बैंकों में नगद कोष का केंद्रीयकरण होना चाहिए। जितने भी बैंकिंग इंडस्ट्रीज को स्थापित किया, उन बैंकिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर जब तक हम नियम कानून कायदे का नकेल नहीं रखेंगे, तब तक उनका संचालन व्यवस्थित और संतुलित नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए बैंकिंग इंडस्ट्रीज को आप खुला छोड़ दोगे, तो अपनी मर्जी से वो इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे, और अपनी मर्जी से जो इंटरेस्ट लिया जाता है वो अपने आप में शोषण का एक तरीका। तो उस शोषण के तरीके से बचने के लिए ये तय किया गया कि हम विभिन्न प्रकार के जो इंटरेस्ट के विभिन्न प्रकार के जो नियम और कायदे की बात है वो किसी ऐसी संस्था के माध्यम से करेंगे जो अपने आप में एक कंप्लीट इंस्टीट्यूशन हो, जो भारत सरकार के अधीन कार्य कर रही हो। नोट छापने का, नोट जारी करने का कार्य किसी ऐसी संस्था के माध्यम से करेंगे, शाख का सर्जन ऐसी संस्था के माध्यम से करेंगे, अर्थात मुद्रा बाजार ऐसी संस्था व्यवस्थित करेगी जो सरकार कल्याणकारी योजनाओं के काम आए और सरकारी तंत्र को मजबूत करे। तो इन विचारों को ध्यान में रखते हुए, अर्थात कहने का मतलब है कि सरकार के सामने एक समस्या थी उस तत्कालीन समय में कि अगर हमने ऐसा एक सरकारी बैंक स्थापित नहीं किया, एक ऐसी प्रधान संस्था स्थापित नहीं की जो राष्ट्र को विकास की गति की ओर बढ़ाए, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इन सब विचारों को ध्यान में रखते हुए समिति ने जो सिफारिश की, समिति ने जो रिपोर्ट दी, समिति ने जो कही, उसके अनुसार हमने 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की। और जैसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, तो हमारे जो कुछ उद्देश्य जिनके बारे में हमने चर्चा की है वो अपने आप धीरे धीरे प्राप्त होने लग गए। चाहे वो संगठित मुद्रा बाजार की बात हो, चाहे वो मुद्रा प्रसार की बात हो, चाहे वो बैंकिंग इंडस्ट्रीज की बात हो, चाहे वो शाख की बात हो। अगली बात जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के बारे में, और वो है इसके स्वामित्व पूंजी की। जब स्वामित्व पूंजी की बात चली तो उसमें 100 रुपये के अंश जारी किए गए, 100 रुपये के अंश जारी किए गए, और 5 करोड़ की इनिशियल इनकी मुद्रा कितनी थी? 5 करोड़ रुपए की। तो 100 के अंश 5 लाख अंश जो है वो जारी किए गए, और इनके माध्यम से 100 रुपये के 5 लाख अंशों को जारी किया, जो 5 करोड़ रुपए के बेसिक पूंजी लेकर के चले।
और इसके पास इन अंशों के माध्यम से धन इकट्ठा हुआ और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होकर के उसके संचालन का कार्य शुरू कर दिया गया। फिर भारतीय रिजर्व बैंक जो है उसका राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइजेशन ऑफ द आरबीआई। नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में 1948 की बात आती है। 1948 को ये स्थापना हो गई थी, परंतु 1948 को इसका राष्ट्रीयकरण करते हुए हमने ये तय कर दिया कि ये बैंक सरकारी तंत्र के माध्यम से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार ने 1948 में अधिनियम के तहत इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। हालांकि सरकार ने इसकी स्थापना की थी और 1949 में एक रेगुलेशन एक्ट पास किया गया जिसको बैंकिंग रेगुलेटरी एक्ट के नाम से जाना जाता है कि ये नोटों का प्रसार करेगा, नोट जारी करेगा, नोट निर्गमन का कार्य करेगा, उनकी देखभाल करेगा, उनका शाख का सर्जन करेगा। तो कहने का मतलब है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापित हुआ, उसका राष्ट्रीयकरण किया गया, उसके विभिन्न प्रकार के उद्देश्य रखे गए और इन उद्देश्यों के साथ साथ एक लंबे चौड़े उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार ने प्रयत्न किए और उन प्रयत्नों का परिणाम ये हुआ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और ये सबसे महत्वपूर्ण स्थिति हमारे राष्ट्र की हुई।